हेलो दोस्तों। 4 महीने बचे बोर्ड एग्जाम को और उसमें आए दिन बदलाव आते जा रहे हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट परेशान है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, क्या लिखेंगे, कैसी पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों, मैंने कुछ रिसर्च किया है और सीजी बोर्ड के कुछ एक्सपर्ट से बात की है कि क्या हो रहा है और किस टाइप के पेपर आने की आशंका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा कि आपको किस चैप्टर की कैसी और कितनी तैयारी करना है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा एकदम ज़बरदस्त एग्ज़ाम टिप, जिसे फॉलो करके आप भी इस बार मैथ्स में टॉप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप टॉप करना चाहते हैं। तो स्वागत है आपका, आप सभी का, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी बोर्ड में। ये दोस्तों, ये है 2021 के मैथ्स पेपर ब्लू का ब्लू प्रिंट है और इस बार इसी के आधार पर प्रश्न आएंगे। तो आप इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर कर रख लीजिए, क्योंकि इसी से आपको समझ आएगा कि किस चैप्टर की कितनी तैयारी करनी है। और इस ब्लू प्रिंट के बारे में और विस्तार से मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। आज इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर जो सैम्पल पेपर है वो आज आपको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो पहले समझ लीजिए कि किस टाइप के कितने प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न एक में 3 खंड है, उसमें से जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो ऑप्शंस वाले आएंगे, एमसीक्यू। उसमें से ऑप्शन से सिलेक्ट करके आपको आंसर देना है एक एक नंबर के। और 5 रिक्त स्थान आएंगे एक एक नंबर के, 5 सत्य सत्य आएंगे एक एक नंबर के। तो यहीं पर आपको 3 खंड में 15 नंबर यहीं पे मिल जाएंगे। प्रश्न 2 से 6 तक शॉर्ट आंसर वाले रहेंगे और वो 2 अंक के लिए रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 से 10 तक लॉन्ग आंसर रहेंगे, प्रत्येक के लिए 3 नंबर रहेगा। 11 से 4 तक शॉर्ट आंसर रहेंगे जिसमें ऑप्शंस भी होंगे। अगर आपको ये नहीं आता तो उसके अगले वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो, वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें प्रत्येक के लिए 4 अंक होंगे। प्रश्न 15 से 16 जिसमें भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे और प्रत्येक के लिए लॉन्ग आंसर होंगे, इसमें 5 अंक होंगे। और प्रश्न 17 से 18 लॉन्ग आंसर वाले होंगे और प्रत्येक के लिए 6 अंक होंगे और इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सॉल्व करने का। खंड ए में पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 का शून्यक होगा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शंस को देखिए। तो इसका सही आंसर है 3 और -3। तो कैसे होगा मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो शून्यक क्या होता है दोस्तों? शून्यक वही होता है कि उसका मान रखने पर वो 0 आ जाए, है ना। जो x का, अगर इसको शून्यक निकालना है तो x का वहाँ मान जिसे समीकरण में रखने पर वो पूरा समीकरण शून्य हो जाए। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 का स्क्वायर है या 3 का स्क्वायर है 9 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 3 प्लस एक्स गुना में 3 माइनस एक्स बराबर 0। तो 3 प्लस एक्स बराबर 0 या फिर 3 माइनस एक्स बराबर 0 होगा। तो x का मान 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस, या x बराबर ये 3 इधर जाके माइनस लगेगा, इसको माइनस में लगेगा, दोनों दोनों माइनस रहेंगे तो x का माइनस और 3 का माइनस कैंसिल होगा तो x बराबर 3। तो x के 2 मान आएंगे कौन से? 3 और -3। तो इसका आंसर जो है वो है ब वाला ऑप्शन, 3 और -3। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा समझा के बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का विविक्तिकार होगा। तो इसका विविक्तिकार, तो विविक्तिकार का सूत्र है d बराबर, उसको d से दिखाते हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो d से दिखाते हैं। उसका सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए उसको सॉल्व करके देखते हैं फिर आंसर क्या आएगा। आपको ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो देखिए आपका समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। उसको तुलना करेंगे मानक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो ए का मान कितना आएगा? एक्स वाले को छोड़ दिए, ए बराबर 2, बी बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आता है हमेशा, और सी
सी आएगा -6। तो सूत्र लगा देंगे हम लोग, डी बराबर b² - 4ac। तो इसका क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -4 गुना ए कितना है 2 और सी कितना है -6। तो 1 का स्क्वायर तो एक ही आएगा, ये होगा 4 दूनी 8 और ये -6, तो 8 6 48, -8 और -6 का गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 48 और 1 49। तो इसका आंसर जो है पहला वाला आएगा और ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो इसका जो है पहला अ वाला आंसर आएगा 49। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ आपको पीछे रफ में करके देखना है, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न तीसरा का तीसरा प्रश्न है कि बिंदु 2 तथा -6, 2 और -6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो किस में स्थित होगा ये, तो देखिए इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, इधर पूरे प्लस वाले होते हैं एक्स एक्सिस में और इस साइड में माइनस वाले होते हैं। वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ प्लस होते हैं और नीचे की तरफ माइनस होते हैं। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए जहाँ पर दोनों नंबर प्लस प्लस में आएंगे वो पहले में आएगा, पहले माइनस और प्लस आएगा वो दूसरे इसमें आएगा, और दोनों अगर माइनस माइनस रहेंगे तो तीसरे में, और एक पहला प्लस और दूसरा माइनस रहेगा तो चौथे में। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 और 6, तो पहला प्लस में दूसरा माइनस में, इसीलिए चतुर्थ में आएगा। तो इसका आंसर होगा द, वो है चतुर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का मान होगा। तो देखिए सॉल्व करके देख लेते हैं। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा और गुना कॉसेक, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, तो बचेगा 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहला वाला 1 आएगा, ठीक है। तो और दोस्तों अगर आपको त्रिकोणमिति के फुल डिटेल में अगर सीखना है सभी सूत्रों को, मैंने सूत्रों को सिर्फ 5 मिनट में बनाने का सिखाया हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं ट्रिक। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप पूरे सूत्र को 5 मिनट में बनाना सीखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए पाँचवा क्वेश्चन है, यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर तो संपूर्ण पृष्ठ का मान होगा। तो देखिए तो इसका आंसर जो है 216 आया है, और कैसे आएगा मैं बताता हूँ। उसके भुजा का जो पृष्ठ का मान होता है उसका सूत्र होता है भुजा 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो हमें भुजा क्या दिया है, 6 पहले से दिया है, तो 6 गुना, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 36 गुना 6 करेंगे तो 216। तो इसका ये आंसर आएगा। तो चलिए खंड ए का हो गया है, अब जाएंगे खंड ब में। तो खंड ब में पहला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान वाले हैं। तो पहला है, जब दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होती तब समीकरण निकाय का रिक्त स्थान हल होता है। तो दोस्तों कभी भी दो रेखाएं जब काटती है एक दूसरे को एक ही बिंदु पर, तब उस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तो आप याद रखें, जब भी रेखा अगर काटती है तो अद्वितीय हल होता है। दूसरा प्रश्न है, आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है जिसे स्थायी खाता संख्या कहते हैं, जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड जो होता है उसे कहते हैं स्थायी खाता संख्या कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, समरूप बहुभुज के संगत कोण समान होते हैं। इसका आंसर आएगा समान। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, अब देखिए ये सूत्र है आपको, ये तो बहुत काम आया है समांतर श्रेणी में। तो nवां पद है तो उसका सूत्र होता है a+n-1 इंटू डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और इसी में से आपको पूरे सवाल हल करने होते हैं। तो nवां पद का जो सूत्र होता है वो a+n-1 इंटू डी होता है। पांचवा प्रश्न है,
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है। ठीक है, तो अब है सत्य असत्य। चलिए देखते हैं सत्य असत्य वाला प्रश्न। तो पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये सही है दोस्तों, मूल बिंदु जहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस दोनों 0 होते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा का मान tan थीटा होता है, ये असत्य है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा होता है, न कि tan थीटा, इसलिए दूसरा वाला असत्य है। दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमेशा सदैव सम होता है, सत्य। देखिए मेरे प्रैक्टिकली करके बताते हैं। मान ले एक विषम है, तीन भी विषम है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 और 1 10, तो सम संख्या। दूसरा भी देख लेते हैं, 3 3 9, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, तो 9 और 25 34, तो ये भी एक सम संख्या, इसका मतलब ये सत्य है। ठीक है, इसके बाद है चौथा क्वेश्चन है, दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, ये भी सत्य है दोस्तों। और कैसे सत्य है अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने ये वृत्त के सभी प्रमेयों को सिद्ध किया है, अपने ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा आई बटन पर। तो मैंने पूरे इसमें वृत्त के प्रमेय और जितने भी विशेषता है उसको मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखा है, तो ऊपर आप आई बटन पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। यदि ब्याज की गणना छमाही आधार पर किया जाए तो गणना में दर दुगुनी और समय दुगुना कर दिया जाता है, ये असत्य है दोस्तों, क्योंकि दर को आधा किया जाता है और समय को दुगुना किया जाता है अगर छमाही प्रयोजन किया जाता है तो ये हो गया आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 2 का है। तो प्रश्न 2 में आपको ये क्या करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 का गुणनखंड करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 का बहुत आसान है। अब एक्स स्क्वायर है, अब इसको भी अगर स्क्वायर में लाना है तो 4 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी करते हैं। तो एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 2 नंबर मिलेंगे इसको, आसान है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7, 3 तथा 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। 7, 3, 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो माना कि चौथा पद x है, जो पता नहीं उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो उसके बाद अब ये अनुपात में 7 अनुपात 3 समानुपात 21 अनुपात x, तो अनुपात है मतलब उसको हम बटे में लिख सकते हैं। तो 7/3 बराबर 21 बटे x। तो इसको तिर्यक गुना करेंगे तो 7 गुना x, 21 गुना 3 करेंगे। उसके बाद x बराबर, तो अब ये 7 इसके नीचे में आ जाएगा, तो 7 से 21 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो 3 तिया, इसका आंसर यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है आपका। फोर्थ क्वेश्चन है, बिंदु A 2, 2, 3 तथा B 2, 7 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमको दिया हुआ है A का निर्देशांक क्या है 2, 3 और B का निर्देशांक है 2, 7। यहाँ पे x1 लेंगे तो ये है x1 2 और x2 क्या है, वो भी 2 है। y1 क्या है 3 और y2 है 7। तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 और यहाँ पे y1 प्लस y2 बटे 2। तो क्या करेंगे, x1 इस सब का मान रखेंगे, तो x1 2 है, x2 भी 2 है, उसको 2 से बट्टे में रखेंगे। यहाँ पे y1 का मान 3 है, y2 का मान 7 है, तो 7 और बट्टे में 2, तो 2 और 2 4 हो गए बटे 2 और 7 3 10 बटे 2। तो ठीक है, उसके बाद है तो 4 को काट देंगे 2 से तो 2 बचेगा, और ये 10 है, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, 5 होंगे। ठीक है, उसके बाद है 5वां प्रश्न है आपका। 5वां प्रश्न है,
ट्रिग्नोमेट्री का है। तो 5वां प्रश्न है सेक 70 बटे कॉसेक 20 प्लस साइन 59 बटे कॉस 31। इसको हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। देखिए कभी भी ये जो दिए रहते 70, ये दोनों मिला के 90 ही होता है। देखिए 59 और 31 मिलाएंगे तो भी 90 होगा, 70 और 20 मिलाएंगे तो भी 90 होगा। तो देखिए यहाँ पे सेक 70 बटे अभी कॉसेक है तो 20 को न लिखकर 90 माइनस क्या लिखना पड़ेगा 70। 90 माइनस 70 लिखेंगे तो 20 ही आएगा। तो इसको वैसे रखेंगे, ये नंबर को खाली बदलेंगे। तो 20 लाने के लिए क्या करेंगे हम 90 माइनस 70, और इसमें भी वैसे करेंगे 31 आना चाहिए तो 90 माइनस 49। ये सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 70 यहाँ लिखेंगे, 90 यहाँ लिखेंगे, वो हमेशा वैसे रहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कॉसेक का 90 माइनस लग गया मतलब सेक बन जाएगा, और कॉस 90 माइनस लग गया मतलब साइन बन जाएगा। तो दोनों सेम सेम है तो कटेगा, और यहाँ पे 1 + 1 = 2। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालना है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी, 1 से लेकर 10 तक। तो उनका माध्य मतलब औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे को जोड़ देंगे। पूरे को जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो संख्या आंकड़ों की संख्या था उससे भाग दे देंगे। ठीक है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा 5.5। अब इसको 10 से भाग देंगे तो 1 दशमलव लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद बढ़ते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा लंबा है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पदों का योग 78 होगा। ये सवाल है, कितने पदों का योग। तो मान रख लेते हैं, माना समांतर श्रेणी के 24, 21, 18 के n पदों का योग 78 होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, समांतर माध्य में प्रथम पद निकालते हैं। तो प्रथम पद को a से a लिखते हैं बराबर, इसमें कौन सा है 24। सार्वंतर d निकालने के लिए ये जो दूसरा पद होता है उसको पहले पद को उसमें घटा दिया जाता है। दूसरा पद 21 है, 21 माइनस 24 तो ये 3 आएगा। अब 24 बड़ा है तो -3 आएगा। अब इसका सूत्र है जो समांतर योग का, तो Sn लिखते हैं योग को। तो उसका सूत्र है n/2 2 गुना a प्लस n - 1 इंटू डी। तो हमको Sn तो उसका योग पहले से दिया है, समांतर श्रेणी का योग 78 दिया हुआ है। हमको निकालना n, पदों की संख्या निकालना है, कौन से पद है ना। तो यहाँ पे 2 गुना a का मान है 24 प्लस n - 1 इंटू डी का मान है -3 तो 78। तो 24 दूने 48। अब ये 3 का गुना ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो देखिए प्लस है, ये माइनस है तो -3n, माइनस माइनस प्लस होके 3 एकम 3। ठीक है। अब उसके बाद है, अभी बराबर का चिन्ह है, यहाँ तिर्यक गुना होगा तो 2 का गुना 78 से 156, यहाँ सिर्फ n बच गया 48। अब देखिए यहाँ पर वैसी है। उसके बाद 156, अब 48 और 3 51 होगा, ये -3n है। अब ये n का गुना कोष्टक के अंदर करेंगे तो 156 और 51n, n का गुना इससे होगा तो, और इससे जब होगा तो n 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अब इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर वाले को, तो इसको जब बराबर के चिन्ह इस तरफ लाएंगे तो इसका माइनस हट के प्लस में हो जाएगा। उसके बाद 51, ये प्लस में इधर आके माइनस होगा। 56 अपने जगह पर है, प्लस में ही रहेगा, और इधर होगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पूरे संख्या में 3 कॉमन है, सभी में 3 में, 51 में और 156 में 3 का भाग जाता है तो 3 को कॉमन निकालेंगे तो n² माइनस, अब 51 आने के लिए 17 थी, 51 होता है 17, और 156 आने के लिए 52 बार भाग जाता है। तो हमारा जो नया, अब इसको इस तरफ लाएंगे तो 0 को बटे में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 पूरी तरह से लैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पर n का स्क्वायर -17n + 52, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो मध्य पद तोड़ के करेंगे तो ऐसी दो संख्या जिसको गुना करने पर 52 आता हो और जोड़ने या घटाने पर 17 आता हो, तो कैसा करेंगे। तो देखिए 13 × 4 = 52 होता है, 13 और 4 को जोड़ने पर 17 होता है।
तो इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको वैसे लिखे, चिन्ह को भी वैसे लिखिए। अब 13 और 4 को जब जोड़ते हैं तब 17 होता है, तो 13 और 4 को सिंपली प्लस कर दीजिए, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये एन है तो कोष्टक के बाहर एन लिखेंगे। इसमें आपको सरल क्या होगा कि बहुत लोग ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिखते हैं, नीचे वाला ये स्टेप, तो इसमें कौन सा प्लस आएगा कौन सा माइनस आएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसलिए आप एक स्टेप ये लिख लीजिए, जोड़ने पर आ रहा है तो जोड़ दीजिए, ये सब चिन्ह वैसे रखिए, उसके बाद यहाँ उसके साथ में जो है उसको लिख दीजिए, तो ऑटोमेटिक सब जो चिन्ह है बराबर आता है, हमेशा कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए माइनस यहाँ कोष्टक के बाहर है तो -13n होगा, ये प्लस माइनस है तो ये भी -4n होगा, 52। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, n, तो n को बाहर रख लिए, यहाँ से n बाहर गया तो एक n बचा है, यहाँ से n बाहर गया, यहाँ पर 13 बचेगा, माइनस यहाँ क्या कॉमन है 4, 4 का भाग 52 में जाता है तो 4 को यहाँ निकालेंगे तो n बचेगा। अब 52 को 4 से भाग देंगे तो 13 बचेगा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसलिए माइनस यहाँ होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है। उसके बाद अब देखिए सॉल्व हो गया, ये n-13 गुना n-4, ये दो बार है, उसको एक ही बार लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए n-13 बराबर 0 होगा या फिर n-4 बराबर 0 होगा। तो n-13 बराबर 0 होगा तो n का मान 13 को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा, और ये माइनस है ये भी प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस समांतर श्रेणी के 13 या चौथा या 13 पदों का योग कितना होगा, 78 होगा। तो ये सॉल्व हो गया है यहाँ पर। ठीक है। तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। यदि एक बेलन के आधार की परिधि, बेलन वाला क्वेश्चन है, यदि एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात करना है, और आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²h। तो अब हमको यहाँ पर सिर्फ परिधि और ऊंचाई दिया गया है, और उसमें ना हमको आर नहीं दिया गया है, त्रिज्या दिया नहीं गया है, और जब तक उसका जो आर रेडियस पता नहीं होगा लोग आयतन नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले उसका हम लोग आर निकालेंगे, मतलब त्रिज्या निकालेंगे सबसे पहले। तो त्रिज्या निकालने के लिए कौन सा सूत्र यूज करेंगे हम लोग, बेलन के आधार की परिधि वाला सूत्र, क्योंकि हमको परिधि दिया है, अब इसी में से निकल जाएगा। तो उसमें क्या होता है 2πr, बेलन के आधार की परिधि का सूत्र है 2πr। तो परिधि तो पहले से दिया 88, तो 2 गुना पाई की वैल्यू है 22/7 और r, तो अब उसको सॉल्व करेंगे तो 88 जो है इधर 7 में गुना होगा, r को जब इधर निकालेंगे तो 88 का गुना 7 से होगा, और 22 और 2 नीचे आ जाएंगे। तो देखिए 22 को 88 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, 22 चौक 88, और 4 को 2 से देंगे तो 2, तो 7 दूनी 14, तो r का मान 14 आएगा। अब उसका आयतन निकालने के लिए सूत्र होता है, वो होता है πr², और उसको उसकी ऊंचाई से गुना कर देते हैं, हाइट से। तो πr तो 22/7 होता है, r का स्क्वायर 14 होता है, स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखेंगे, और ये 10। ठीक है। तो 22 दूने 44, 44 और 10 दहम, ये 14 दहम 140, इसको गुना करोगे आप 61-60 आएगा। तो ये बेलन का आयतन कितना होगा 61-60 घन सेंटीमीटर। अब 9th क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि विषम संख्या का, और ये वाला क्वेश्चन आपको इस साल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये गणितीय कथनों की जांच है, वो चैप्टर हटा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुणनखंड विधि द्वारा वर्ग समीकरण 10x - 1/x = 3 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि द्वारा, तो सबसे पहले ये जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले तो यहाँ पर बटे में x है, तो इस x को हटाने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा x का। तो कोई भी चीज़ समीकरण में करते तो उसको दोनों साइड में करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग 10x का गुना करेंगे तो x 10x, x का हो गई, x का घात 2 हो जाएगा। यहाँ से भाग में है तो उसको कैंसिल करेगा तो सिर्फ 1 बचेगा, और लास्ट में 3x हो जाएगा। अब इसको सीधा कर लेते हैं, तो 10x², 3 को इधर लाएंगे x वाले को,
तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का माइनस वैसे रह गया 0। तो अब देखिए यहाँ पर कि मध्य पद को तोड़ना है तो गुना करने पर 10 होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 3 होना चाहिए। तो क्या होता है, 10 कब आता है, 5 दूने 10 और 5 में से 2 घटाने पर 3 आता है, तो क्या होगा 5 और 2, तो क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर, चिन्ह वैसे रखेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आता है और x को उसके बाहर -1 0। अब 10x स्क्वायर, अभी 5 -5 होगा, कोष्टक के बाहर है, एक प्लस है एक माइनस है, तो x -5x माइनस माइनस प्लस, इधर भी माइनस इधर भी माइनस है तो ये प्लस होगा, ठीक है, प्लस 2x -1 बराबर 0, ठीक है। अब उसके बाद 5x है, उसके बाद है ये, इसमें से कॉमन क्या निकला है, 5x निकलेगा बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस, यहाँ से 5x पूरा चला गया तो -1, और यहाँ पर क्या है कॉमन, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, इसीलिए 2x -1 ये होगा। तो 2x -1 बराबर 0 या फिर 5x + 1 बराबर 0 होगा। जब 2x -1 बराबर 0 है तो एक को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 1 होगा, या फिर ये एक को इधर डालेंगे तो ये माइनस का x होगा। तो x बराबर 1/2 या x बराबर -1/5 होगा, ठीक है। उसके बाद 11वां प्रश्न है, फटाफट समझ लेते हैं। तो 11वां प्रश्न है आपका, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेमी तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। देखिए शंकु का आयतन है 550 घन सेमी और शंकु का व्यास दिया है 10 सेमी, व्यास 10 दिया है तो उसका जो त्रिज्या होगा कितना 5 सेंटीमीटर होगा। शंकु का आयतन निकालने का सूत्र है 1/3 πr²h। तो शंकु का आयतन दिया है 550, 1/3 करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 करेंगे और आर तो 5 है तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे और हाइट से उसको एच से गुना करेंगे। तो ये आया है 550। अब ये 3 गुना 7 गुना होगा, ये नीचे की तरफ से गुना होगा, एच इधर और ये ऊपर वाले नीचे आएंगे, ठीक है। तो 22 गुना 5 गुना 5 ही होगा। तो 22 5 5 को गुना करते तो 550 ही होता है, तो पूरा कट जाएगा तो 7 गुना 3 21 सेंटीमीटर आएगा। तो शंकु की ऊंचाई होगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर है। तो 11वां नंबर का क्वेश्चन जो है आपका शंकु का, उसका ऑप्शन वाला है, तो उसके ऑप्शन वाले का दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ये नहीं तो वो दोनों में से। तो अर्धगोले 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोला का जो व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है तो उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 πr², 3 गुना 27/22/7 गुना r 7 है तो 2 बार लिखिए, स्क्वायर है तो एक साथ कटेगा, तो ये होगा 66 गुना 7, तो कितना होगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। उसका आयतन होता है 2/3 πr का क्यूब होता है, तो πr का क्यूब होता है, तो अब उसको रखेंगे वहाँ पे, तो r 3 बार आएगा तो 3 7 एक साथ खत्म, तो 22 ने 44, 7 7 49 और 3 से भाग देंगे तो 718.66 घन सेंटीमीटर आएगा। तो 12वां क्वेश्चन जो है उसमें हमको मध्यिका ज्ञात करना है। तो मध्यिका ज्ञात करने का आपको मैं बताया हूँ। तो ये है वो आपका टेबल जिसकी आपको मध्यिका ज्ञात करना है, जिससे तो देखिए ये पोर्शन तो आपको क्वेश्चन में ही है, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा एक टेबल बनाना पड़ेगा, वो है संचयी बारंबारता CF का टेबल। तो ये टेबल कैसे बनाते हैं, जो यहाँ पे आवृत्ति आई है उसी को यहाँ लिखेंगे, फिर 4 + 10 करेंगे 14, 14 + 15 करेंगे 29, 29 + 8 37, 37 + 3 ये 40 होगा। तो इस तरीके से संचयी बारंबारता वाला एक टेबल आपको अपनी तरफ से और बनाना पड़ेगा। और ये सेम क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको सॉल्व करवा के दिया हूँ यही चैप्टर का, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं ऊपर आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो ये 40 आया है, ठीक है, जो n है, तो n आया है 40, तो उसको आपको 2 से भाग करना है, तो 2 से भाग करोगे तो वो 20 आएगा, n/2 करना है तो 20 आएगा। तो 20 आया है, यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है
तो इसी बारंबारता में देखना है कि 20 से ज़्यादा रहना चाहिए लेकिन 20 से कम नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये 14 कम हो जाता है, ये 29 ज़्यादा होता है, ये 29 चलेगा। ठीक है, तो आपको ये लेना है। तो इसके लाइन में आपको देखना है कौन सा वर्ग आ रहा है, 20 और 30 का। तो 20 और 30 का आ रहा है तो उसमें निम्न वर्ग जो है एल, वो क्या लेंगे हम, 20। 20 ये एल क्यों लिए है, क्योंकि ये 29 आ रहा है तो उसके सीधे में ये वर्ग है 20 और 30, तो उसके उच्च ये निम्न सीमा क्या होगी उसकी 20, तो इसलिए 20 लिए है। और सी एफ क्या होता है, जो हमारा ये आया है, ये वाला लाइन 29 जो आया है उसके ठीक पहले वाला, संचयी बारंबारता का ठीक पहले वाला है ना, तो वो होगा 14। और जो एफ रहेगा फ्रीक्वेंसी, तो इसके बीच ये लाइन में देखिए फ्रीक्वेंसी 15 होगा। ठीक है, और एच क्या होता है, इनका वर्ग अंतराल होता है, इनके बीच में जो होता है वर्ग अंतराल वो होता है एच, हाइट। तो वो कितना है, 30 में से 20 गया तो 10। ठीक है, अब जो सूत्र होता है मध्य का निकालने का, वो सूत्र है L+N/2 माइनस सी एफ गुना एच। तो कैसा करते हैं इसको, अब सभी मान जो हम लोग ऊपर निकाले उसको रखते जाएंगे। N/2 सीधा निकाल गया हमारे पास 20, तो 20 रखेंगे। सी एफ है 14 और एफ का मान है 15, तो 15 रखेंगे। और ये एच का मान है 10, तो वो 10 भी रखेंगे। ठीक है, अब 20 में से 14 गया तो 6, और ये है 10, तो 10 और 15 जो है 5 से भाग गए थे, तो 5 दिया 15, 5 दूने 10, तो यहाँ 3 था, तो 3 से 3 दूने 6 ऊपर, तो नीचे का पूरा ख़त्म हो गया, ऊपर में 2 दूने 4 बाकी है, तो 4, और इधर है 20, तो 20 और 4 24, तो इसका बहुलक जो आएगा वो 24 आएगा। ये मध्य का जो आएगा 24 आएगा। और इसी 12वें क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिया था कि अगर आपको मध्य का सॉल्व नहीं करना है तो आप बहुलक सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए वो बहुलक भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप दोनों में से आपके पास चॉइस रहेगा, जिसको आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए। तो ठीक है, तो हम लोग बहुलक जो है उसी का 12वां क्वेश्चन का बहुलक सॉल्व करेंगे। तो बहुलक के लिए टेबल दिया है, तो बहुलक में और एक्स्ट्रा कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसको हम सीधे वहीं से हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुलक वही होता है जिसकी बारंबारता आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा क्या आया है, 16 है ना, तो उसकी वर्ग सीमा क्या है, 20 और 30 है, तो उसका निम्न सीमा क्या होगा, एल होगा 20, और जो आवृत्ति है वो कितना है हमारा 16, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो F1 होगा, और F0 होगा वो ठीक पहले वाला, और F2 जो होगा उसके बाद वाला 12। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो F0 जो है 5 और F2 जो है वो 12 होगा। और इन H जो है हाइट, वर्ग अंतराल कितने इसमें 10 का, तो H बराबर 10 होगा। ठीक है, उसके बाद बहुलक का सूत्र लगा देते हैं। तो बहुलक का सूत्र है L+F1 माइनस F0 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H करेंगे। तो सब जितने भी हम लोग यहाँ निकाल के रखे सबको यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए L क्या है, 20 है ना, L का मान 20 है तो 20 रखेंगे। F1 क्या है, F1 है आपका 16, तो 16 रखेंगे। F0 क्या है 5, तो 5 लिखेंगे यहाँ। ठीक, और 2 गुना F1, 2 गुना F1 क्या है 16 है, तो 16 माइनस F0 5 है, F2 12 है, तो 12 गुना 10। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए अब 16 में से 5 गया तो 11, और 16 दूनी 32, और माइनस माइनस है दोनों, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये 12 और 5 17 माइनस का, यहाँ पे 10। अब देखिए 32 में से 17 घटाएंगे तो 15, तो 15 और 10 जो है ये 5 से भाग जाते हैं, तो 5 दिए 15, 5 दूने 10, तो ऊपर में क्या आएगा 2 से गुना होकर 11 दूने 22 आ जाएगा, नीचे में 3। अब 22 को जब हम लोग 22 को 3 से भाग देंगे तो उसका आंसर आता है 7.33। 3 बार बार रिपीट आते जाएगा, भाग नहीं जाता है, और उसको 20 में जब जोड़ देंगे तो 27.33, तो ये हो गया उसका उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से होकर भी जाती हो। तो मूल बिंदु और 2, 3, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। और दूसरा बिंदु है 2, 3, तो x जो है ये 2 है और y जो है 3 है, तो उसकी प्रवणता क्या होगी,
प्रवणता हम लोग लिखेंगे तो उसका सूत्र है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। तो y2 क्या है 3 है आपका और y1 क्या है 0 है, ठीक है। तो 3 माइनस 0। उसके बाद x2 क्या है, x2 है आपका 2 और x1 क्या है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस 0, तो इसको करेंगे तो 3 बटे 2 आएगा। तो यही उसका आंसर होगा, उस रेखा की प्रवणता होगी 3 बटे 2। और इसी में आपको ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन था वो भी सॉल्व करते चलिए। तो ये जो था उसके ऑप्शन में था, तो ये है क्वेश्चन है उसका, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 5 माइनस 2 व 3 4 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ दिया है, उसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो हम सब जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु है तो उसमें जो है x वाला 0 रहेगा। अगर y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट उसका 0 रहता है। तो इस रूप में होता है, ये जो है x वाला 0 रहेगा और y वाला जो भी संख्या रहेगा 1 2 3 वो रहेगा, इसके रूप में होता है। मतलब हमेशा उसमें x वाला 0 रहेगा। तो माना एक P है, ये P बिंदु है जिसका निर्देशांक 0y है, ये मूल बिंदु है अक्ष पर, ठीक है, अक्ष पर होगा y अक्ष पर। और बिंदु A ये जो दिया है क्वेश्चन में उसको ये बना लेते हैं 5 माइनस 2, और बिंदु B 3 और 4 से समदूरस्थ है। अब ये वाला समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ वाला पहले ही आप लोग देखे होंगे। तो PA ये है दूरी, समदूरस्थ है मतलब दूरी PA बराबर दूरी PB है ना, क्वेश्चन में बताया समदूरस्थ है करके। तो अब उसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो उसको सॉल्व करने का सूत्र है PA है ना, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर, 5 मतलब x, ये क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y1 नहीं y2 क्या है यहाँ पे -2 है, y2 माइनस y1 क्या है ये है y। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, सेम इस तरफ भी करेंगे। इसके लिए इसका और इसका लेंगे तो क्या आएगा, x2 क्या है, x2 है 3 और x1 क्या है माइनस लगाएंगे और x1 है 0। तो उसका होल स्क्वायर करेंगे, बीच में जोड़ेंगे। उसके बाद y1 क्या है यहाँ देखिए 4, और इसके लिए क्या है y1 y है, तो वो y लिखेंगे, उसको जोड़ेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। तब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो पूरे का आंसर सिर्फ 5 का स्क्वायर आएगा। और इसमें अब देखिए तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो वही सूत्र लगा है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। तो पहले a का स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना a गुना b होता है। तो a गुना b मतलब -2 गुना माइनस y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूने 4y और ये y का स्क्वायर। अब इस तरफ देखते हैं तो 3 का स्क्वायर आएगा इसका, उसके बाद ये 4 का स्क्वायर, 4 दूने 8, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस, ठीक है, और y का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस माइनस 2 बार जाके वो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4y और y का स्क्वायर। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 और y। अब देखिए बराबर के चिन्ह की तरफ भी वाई स्क्वायर है, इस तरफ भी वाई स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कैंसिल कर दिए, तभी क्या बचा है 25 4 29 प्लस 4y बराबर इधर में क्या है 9 प्लस 16 क्या होगा 25 माइनस 8y। तो उसको अब सॉल्व करते जाएंगे, y वाले को एक तरफ रखेंगे और नंबर को एक तरफ रखेंगे, तो 4y है और ये 8y इधर आएगा तो ये इसका माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ 25 पहले से था, 29 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 12y 8 4 12y होगा, और ये 29 में 25 गए तो 4, 29 बड़ा इसलिए माइनस का साइन लगेगा, तो ये होगा -4। तो y -4 बटे ये 12 आएगा, तो 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 तिया 12, तो माइनस का साइन लगेगा तो y बराबर 12 तथा अभिष्ट बिंदु क्या होगा, इसका आंसर होगा 0 और
-1/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 14। तो 14 क्वेश्चन जो है उसका क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यदि दो समरूप त्रिभुजों में 9x ABC का क्षेत्रफल 16x त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है तो AB बटे PQ का मान ज्ञात कीजिए। तो दो समरूप त्रिभुज हैं, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल होते हैं उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होते हैं कि नहीं। तो ये आपने पढ़ा है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो उनका क्षेत्रफल बराबर हो तो क्या होता है, उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC बटे PQR बराबर 16 दिया था, 16x 9x। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो ABC है, ठीक है, देखिए आप, हाँ ABC जो है ABC का गुना किससे है, 9x से है। तो 9x यहाँ तिर्यक गुना होता है तो 9x आपका नीचे में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ABC जो आप यहाँ ऊपर में लिखे हैं वो 9x से गुना है तो 9x यहाँ नीचे में आएगा, तभी तो उसका तिर्यक गुना होगा, है ना। तो ये ध्यान देना। PQR लिखे तो ऐसा नहीं कि ABC के साथ 9 था तो 9 यहीं पे लिख दिया, ऐसा नहीं, इसका गुने में आना चाहिए वो। तो यहाँ 9 नीचे लिखेंगे इसका, फिर यहाँ पे लिखेंगे तो 16x बटे 9x और उसके भुजा जो है AB का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों को दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 9 का क्या होगा 3। तो इनका स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो AB बटे PQ, तो AB बटे PQ क्या होगा 4/3 होगा। ठीक है, तो अब इसी का जो 14 है इसका दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप ऑप्शन में था तो उसको भी सॉल्व कर लेते। ये है पाइथागोरस प्रमेय को हमको सिद्ध करना था। पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए क्या दिया गया। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यह है पाइथागोरस थ्योरम जिसको हमको सॉल्व करना है। तो आपको दिया गया है त्रिभुज ABC में जो ये वाला कोण है, ये B वाला, वो समकोण है ना। सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यही है सिद्ध करना, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो उसके लिए हमें रचना करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो BD से AC जो भुजा उस पर लंब खींचेंगे, BD लंब AC खींचेंगे। अब यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। त्रिभुज ABC में BD जो है AC पर लंब है, ठीक है, रचना से। तो इसीलिए क्या होगा, ABC जो है समरूप होगा त्रिभुज ADB के। तो कोई भी समरूप सिद्ध होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। तो दो कंडीशन क्या होता है उसमें कि कोई भी दो त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे वाले त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो वो समरूप होगा। तो इसमें देखिए ABD में लंब डाले हैं तो ये 90 है, इसका ये 90 है, और ये जो है CAB है ना, CAB ये वाला कोण और इसी का DAB है ना, तो ये कॉमन कोण है। तो दो कोण बराबर है, इसका मतलब है समरूप होंगे। तो वो सिद्ध करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो समरूप है ADB के। अब जब वो समरूप हो जाते हैं तो उनके भुजाएं अनुपातिक होती है ना, हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले भी। तो जब वो समरूप है इसलिए उनके भुजाएं अनुपातिक होगी। तो आपको ये लेना है कैसे, आपको ध्यान रखना है। इधर साइड क्या है, आपको AB का स्क्वायर बनाना है हमको। तो AB लेंगे, जब इसमें का AB लेंगे तो इसमें का क्या आएगा, AD आएगा। AB के नीचे AD आएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जैसे इसमें AB आएगा शुरू का 2 तो इसके नीचे AD आएगा बराबर। अब आपको AB का स्क्वायर चाहिए तो इसके गुना में AB आना चाहिए। तो हम लोग क्या लेंगे, इसके नीचे में AB लेंगे। इसका AB लिए है तो इसका क्या आएगा, ऑटोमेटिक AC आएगा। ठीक है, इसका AB लिए है तो पहले वाले का AC आएगा। जैसे AB लेंगे तो ये AC आएगा ऊपर में। अब उसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुना होगा तो क्या होगा, AB का स्क्वायर बराबर AC गुना AD हो जाएगा। इन दोनों का गुना हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 होगा। इसी प्रकार क्या होगा, जो ABC है, अब ये इसका और ये बड़े कर लिए। अब ये जो है ये
BDC भी होगा समरूप त्रिभुज ABC के, है ना। तो क्या होगा, उसी प्रकार त्रिभुज ABC जो है BDC के समरूप होगा। तो इसको समरूप जब है तो उसके भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होंगी। तो इस बार क्या बनाना है, हमें BC का स्क्वायर बनाना है। तो BC को पहले लिखेंगे। अब यहाँ से BC लिखेंगे तो उसके नीचे क्या आएगा, DC। ठीक है, यहाँ पे अगर BC लिखेंगे तो इसके नीचे DC आएगा। अब यहाँ का नीचे वाले का पोर्शन लिखते ना इसमें, तो यहाँ अगर हम लोग BC लिखेंगे तो ऊपर में क्या आएगा, AC। ठीक है, BC क्यों लिखेंगे, BC का स्क्वायर बनाना है हमको, इसलिए गुना करना है, ये ध्यान में रखना है। तो BC का स्क्वायर हो जाएगा गुना होकर, और क्या होगा, AC गुना DC होगा। ये हमारा समीकरण 2 होगा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया, है ना, बराबर AC गुना AD, AC गुना AD प्लस AC गुना DC। ठीक है, अब इसको इधर ऐसे ही चलेगा, और इधर में क्या होगा, देखिए AC यहाँ भी AC कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, AD प्लस में DC। अब इधर वैसी रहेगा AC। अब AD प्लस DC अब करेंगे, चित्र में देखिए यहाँ पर AD प्लस में DC करेंगे तो ये दो छोटे भागों को मिलाकर क्या बनेगा, पूरा AC बनेगा। AD प्लस DC करेंगे तो क्या होगा, AC। तो यहाँ पर देखिए आप, तो AC प्लस AC गुना AC होगा तो AC का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो हो गया हमारा सिद्ध, AC हमारा करना है, AC का स्क्वायर जो है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये हो गया दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम हमारा सिद्ध है। उसके बाद क्वेश्चन है 15 नंबर का है आपका, ये बैंकिंग और टैक्सेशन चैप्टर का है। तो ये है क्वेश्चन 15। अखिल ने एक बैंक में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला, तो 5 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी राशि प्राप्त होगी। यह है क्वेश्चन आपका। तो देखिए जो मूलधन है P वो कितने है, 250 रुपये, और उसका जो ब्याज है, ब्याज की दर R बराबर 5% वार्षिक है, और समय जो है क्या दिया है, 3 वर्ष। 3 वर्ष मतलब 36 माह, 12 से गुना करेंगे 3 को तो 36 माह होगा। तो उसका कुल ब्याज पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो कुल ब्याज निकालने का सूत्र है P गुना R बटे 100 गुना 1/12 N कोष्टक में N+1 बटे 2। तो ये होता है उसका सूत्र। तो अब रखेंगे मान को, तो P कितना है 250, तो 250 को रखें। R कितना है 5 बटे में 100 1/12, और ये N कितना है 36 है, तो 36 ब्रैकेट के अंदर 36 प्लस 1 बटे 2 37। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कट, 5 दूने 10 2, ठीक है। तो यहाँ 2 आया है, और ऊपर में 25 से कम 25, और 2 गुना 12 है यहाँ। और इसको सॉल्व करती इधर में, तो 36 और 1 37 बटे में 2। तो ये 12 से 12 3 36, ये 3 हो जाएगा, और ठीक है। तो 25 गुना 3 गुना 37, और नीचे में 2 दूने 4। तो ये कितना होता है, ये होता है 25 गुना 3 गुना 37 करने पर 2775 होता है। उसको 4 से भाग देंगे तो 693.75 आएगा। तो 3 वर्ष बाद उसको कितना मिलेगा, है ना, 3 उसी। तो इसका ब्याज बस हो गया 3 वर्ष का। अब मूल राशि और ब्याज मिला के कितना होगा, तो 250। तो 250 है तो 36 महीने में उसका पूरा खुद का पैसा जो मूलधन है कितना हो जाएगा, 9000। ऊपर से उसको 693.75 ब्याज मिलेंगे। तो टोटल कितना मिलेगा, 9693.75 मिलेंगे उसको 3 वर्ष के बाद में। तो ये है उसका आंसर, ठीक है। अब इसी में का अगर आपको ये नहीं करना है तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका, मोहन ने बैंक में 50,000 रुपये 1 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा किए। यदि ब्याज की दर 10% हो तो ब्याज प्रति 6 माही बाद संयोजित किया जाता हो तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे मूलधन जो है आपको कितना दिया है, 50,000 है, और समय कितना दिया, 1 वर्ष, और 6 माही संयोजित किया जाता है। 6 माही संयोजित किया जाता है तो 1 साल में 2 बार उसको जोड़ा जाएगा ब्याज को, ठीक है। तो ये 2 6 माही, और दर 10% है वार्षिक। अब वर्ष का 10% है, लेकिन 6 महीने में किया जाता है, अर्धवार्षिक किया जाता है तो वो
5% होगा, हर 6 महीने में जुड़ेगा। तो मिश्र धन हमको ए निकालना है। तो मिश्र धन निकालने का सूत्र है P गुना एक प्लस R/100 n घात, है ना, n का घात। तो P कितना है 50,000, 1 प्लस 5/100 घात कितना होगा 2। तो देखिए यहाँ पे 5 का जब हम करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 एकम 20 और प्लस का 21, तो 21/20 होगा। तो 20 यहाँ पर है और ये क्या है घात है 2 बार, तो 21/20 का 2 बार आएगा। तो 2 जीरो से इधर 50,000 के 2 जीरो काट दिए, यहाँ बचे 500, 500 को 2 से भाग देंगे तो 250 और 250 को फिर 2 से भाग देंगे तो 125। तो 125 गुना 21 करेंगे तो कितना आएगा 55,125। तो उसको मोहन को 1 वर्ष बाद कितनी राशि प्राप्त होगी 55,125। अब आइए दोस्तों, अभी ये है, उसके बाद है रचना। तो मैं आपको रचना करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो हमको रचना करना है, तो रचना करना है एक क्या है ABC के परिमत वृत्त, ये परिमत नहीं परिवृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, B एंगल 45 होगा और AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर। रचना के पद भी लिखिए। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी रचना के पद लिख दिया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए अब मैं आपको रचना इसलिए पहले से नहीं किया क्योंकि पहले से कर दिया जाए रचना तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं रचना आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो रचना करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर लेंगे। तो 7 से थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ऐसे एक रेखा खींच लीजिए, बाद में देखेंगे क्या होगा उसका। तो उसमें अब यहाँ से आप ऐसा 7 सेंटीमीटर ले लीजिए, यहाँ से ये 7 यहाँ पे आ रहा है ना, ये 7 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको 45 का कोण बनाना है। मान लीजिए ये BC है, आपका बेस बन रहा है यहाँ पे BC। ठीक है, BC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अब B से जो है 45 का कोण बनाना है। तो 45 का कोण कैसे बनाते हैं वो पहले सीख लीजिए। तो 45 का कोण बनाने के लिए आपको ये ऐसा रखना है, एक चाप इधर मारना है और एक चाप इधर मारना है। ठीक है, और यहाँ रख कर इसको थोड़ा ये आधे से ज़्यादा रहना चाहिए, इसके आधे से ज़्यादा। यहाँ पर आपको एक चाप मारना है और इसी को रख कर यहाँ से चाप मारना है आपको। ठीक, उसके बाद ये जो ऐसा अगर खींचेंगे तो ये 90 होगा। अब इसका आपको आधा कर देना है, इस कोण का कोणार्धक। तो यहाँ एक चाप मारेंगे और यहाँ एक चाप मारेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये जब खींचेंगे हम तो ये होगा हमारा 45 का कोण। और जो ये पॉइंट जो जाएगा वो AB होगा, है ना। AB कितना है 5.5 दिया है आपको प्रश्न में। तो AB 5.5 दिया है, तो यहाँ रखेंगे और ऐसा लेके इसको 5.5 तक हम लोग खींचेंगे। 5.5 आपका यहाँ पर आएगा, है ना। तो यहाँ से इसको ऐसा जोड़ देंगे। तो यही जो बिंदु होगा आपका वो होगा A, है ना, ये होगा 5.5 सेंटीमीटर। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, C से AC को भी जोड़ देंगे ऐसा। ये आपका त्रिभुज तो बन गया है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसके परिवृत्त मतलब वृत्त बनाना है बाहर की ओर। परिवृत्त अगर बोलता है तो वो होता है बाहर तरफ, उसके त्रिभुज के आउटर साइड में, और अंतःवृत्त बोलेगा तो त्रिभुज के अंदर में वृत्त बनता है। ये आप ध्यान में रखिए, परिवृत्त और अंतःवृत्त क्वेश्चन दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी 2 साइड ले उसमें से इसके आधे से ज़्यादा लेकर आप चाप मारेंगे। जैसे कि इसका आधे से ज़्यादा आप ऐसी यहाँ चाप मार दीजिए। ठीक, और यही चाप आप अच्छा दोनों तरफ मारना है, ऊपर नीचे ऐसा। यहाँ से रख कर चाप मारिए, ऐसा ही कट रहा है यहाँ। ठीक है, अब इसको आप जोड़ देंगे, इसको आपको जोड़ना है।
ऐसा इसको जोड़ दीजिए डॉट डॉट करके। ठीक है, ये है एल, रेखा एल। और उसी प्रकार अब आपको यहाँ से इसका भी क्या है, भुजा का लंबार्धक ज्ञात करना, इसकी लंबाई का आधा। तो उसके लिए क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा लेकर इधर हम चाप मार देंगे, ऐसा ऊपर ऐसा नीचे। और इसको भी यहाँ रखेंगे, यहाँ से ऐसा आधा आधा। तो देखिए यहाँ पे जुड़ा नहीं है, इसको जोड़ लेते हैं यहाँ से। तो अब इसको भी जोड़ देंगे और उसको पूरा इधर तक लाएंगे। ये रेखा को प्रतिच्छेद करने वाला एल को वो काटने होना। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऐसे डॉट डॉट करके जोड़ देंगे। ठीक, तो ये रेखा जो है हमारा एम है। तो ये कहाँ पर कटे, यहाँ पर। तो जो कटे उसको हम लोग ओ दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ओ से हम लोग बी तक की जो है, यहाँ तक है ना, यहीं पर आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो ओ बी को त्रिज्या मानकर इसका जो डिस्टेंस है आप ले लीजिए ऐसा। ठीक है, यही आपका जो वृत्त है उसका केंद्र बिंदु होगा। तो यहाँ से आप देखिए ये सभी को टच होता होगा लास्ट में, है ना। ठीक है, तो यहाँ इसको केंद्र मानकर आप यहाँ से वृत्त बनाइए। तो ये क्या होगा, तीनों बिंदु ए बी सी को टच करेगा और यही है उसका परिवृत्त। तो देखा दोस्तों, तो ये है आपको उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा करना है। तो उसके बाद उसका जो स्टेप है वो रचना के पद लिखिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वही जो किया आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मैं लिख कर बता दिया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको जो किए वही लिखना रहता है, आसान होता है। सबसे पहले क्या किया, ABC बनाया जिसमें BC 7 सेंटीमीटर था, है ना। AB बराबर 5.5 और एंगल B जो था वो 45 अंश है, यहाँ 45 लिखना है। ठीक है, उसके बाद भुजा AC और BC का, भुजा AC और BC का हम लोग क्या किए, लंबार्धक रेखाएं क्रमशः L और M खींचे, उसके जिसका प्रतिच्छेद बिंदु O प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद OB को त्रिज्या मानकर, OB को त्रिज्या लेकर O को केंद्र मानकर वृत्त खींचते हैं जो बिंदु AB और C से होकर जाती है, यही अभिष्ट परिवृत्त है। ठीक है, ये है आसान। और उसी में दूसरा कंस्ट्रक्शन भी आपको आया है, वो कंस्ट्रक्शन है आपको बनाना है। ये नहीं बना के आप वो भी बना सकते हैं। एक त्रिभुज PQR बनाइए जिसमें QR 6 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर और PQR 60 अंश हो। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाइए ABC जिसमें AB बराबर 2/5 PQ हो। तो एक बनाना है और उसके समरूप भी बनाना है। तो कैसे बनाना है देखिए, आप सबसे पहले जो है त्रिभुज PQR बना लीजिए। तो PQR हम लोग कैसे बनाएंगे, PQR जो बनाएंगे हम लोग उसको थोड़ा ऐसा बनाएंगे टेढ़ा, क्योंकि इधर उसके समरूप भी बनाना है। तो PQR को थोड़ा हम लोग ऐसा टेढ़ा बना लेते हैं। तो PQR में जो QR आपका बेस रहेगा वो 6 सेंटीमीटर का रहेगा। तो 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे सबसे पहले। यहाँ से देखिए ये जी, यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ तक आना है हमको। तो 6 सेंटीमीटर ये आपका क्या होगा, QR होगा, है ना। Q ये होगा R, ये होगा 6 सेंटीमीटर। अब जो Q कोण है वो 60 है। तो 60 का कोण बनाने के लिए आपको कैसे बनाते हैं देखिए, 60 का कोण मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक ही बार में। 60 का कोण बनाने के लिए आप इसको यहाँ रखिए, इसको थोड़ा ऐसा बनाइए। ठीक है, अब यही पॉइंट को यहाँ रखिए जहाँ पे वो टच हुआ है, वहाँ से इसको ऐसा कीजिए।
तो जब इसको आप खींचेंगे तो ये बराबर 60 अंश का आएगा। और पी क्यू की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हमारा पी बिंदु तो ऊपर होगा, तो 5 सेंटीमीटर आपको बनाना है। तो इसको यहाँ रखिए 5 में, और ऊपर कितना जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। तो जाने दीजिए यहाँ तक, 1 तक। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये है हमारा पी बिंदु और ये होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, अब पी आर को जोड़ दीजिए, पी आर को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है पी क्यू आर और ये है हमारा 60 अंश का है। अब इसके समरूप बनाना है। तो समरूप बनाने के लिए आप क्या कीजिए, ये क्यू को, जो क्यू है उसको आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, जो क्यू है इसको आगे बढ़ा देना है आपको यहाँ तक, जो एक्स तक। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए, आप 2/5 दिया है ना, तो 2/5 दिया है तो पहले 5 भाग बनाएंगे। तो आप इसमें से ऐसा एक कोई भी माप लेकर यहाँ से ऐसा 5 भाग कर लीजिए। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, 5 भाग आप कर लीजिए। 1 के बाद ये 2 के बाद ये 3 4 और ये 5। तो ये जो आया है 5वां, उसको आप क्या करेंगे, आर से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप आर से जोड़ देंगे। आर से जोड़ने के बाद यहाँ से जो ये होगा आपका, ये इसको नाम दे देते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 और ये होगा Q5, है ना। यहीं पर एक बिंदु बी भी होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है Q5R के समांतर यहाँ पर Q2 से यहाँ रेखा खींचेंगे। तो समांतर खींचने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कोण को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ इसको ऐसा कीजिए। ठीक है, और वैसे ही एक Q2 से भी यहाँ पर ऐसी एक चाप मार दीजिए। ठीक, यहाँ पर ऐसी। तो उसके बाद इन दोनों के बीच का दूरी ले लीजिए। हाँ, ऐसा। ठीक है, तो अब ये जो टच हुआ यहाँ से इसको मार दीजिए। तो यहाँ हो रहा है, अब उसको जोड़ दीजिए। तो वो क्या होगा, Q5R, जो ये है QR, उसके समांतर हो जाएगा ये। तो यहाँ से ऐसा आप इसको Q2 से जोड़ दीजिए। कहाँ तक, उसके ऊपर तक नहीं जाना है आपको, उसको रखना है लेकिन ये यहाँ तक बस। ठीक है, तो ये उसके समांतर होगा। तो ये बिंदु होगा हमारा C। कौन सा होगा, C। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, PR के समांतर खींचेंगे। तो PR का समांतर खींचने के लिए आपको क्या करना है, सेम वही स्टेप करना है, ऐसा लेना है। ठीक है, और यहाँ रखकर आपको यहाँ पे एक चाप मारना है। ठीक, यहाँ पर ये रेखा पर ऐसी। अब उसका दूरी लेना है इसका। तो इसका दूरी लेंगे हम लोग, ये इतना आया है। तो इसी को यहाँ रख कर आप फिर एक चाप मारोगे। तो कहाँ कट रहा है, यहाँ पर। तो उसको आप जोड़ दोगे। तो जब इसको आप जोड़ोगे इन दोनों को ऐसी, तो वो हमको मिलेगा बिंदु A। तो यहाँ पर आएगा A। तो ये जो छोटा वाला बना है ABC, उसका 2/5 है और समरूप है। ठीक है, तो आपका जो ये जो बना है ABC, वो PQR के समरूप होगा, क्योंकि ये दोनों का कोण 60-60 है। और इसका ये कितना छोटा है, उससे 2/5 है, ये बड़े वाले का। तो यही है दोस्तों आपका आंसर। और यहाँ देखिए रचना के पद में आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले PQR बनाया, जिसमें QR 6, PQ 5 सेंटीमीटर है और एंगल जो PQR है वो 60 का एंगल है। ठीक है, उसके बाद Q और B एक ही पॉइंट है, इसलिए QB से दूसरी ओर, P के दूसरी ओर एक न्यूनकोण बनाते हुए रेखा QX खींचे हम लोग। ठीक है, ये दूसरा स्टेप किए। तीसरा स्टेप, QX पर 5 बराबर चाप काटते हैं, जिसे Q1 Q2 Q3 Q5 का नाम देते हैं। यहाँ 5 बराबर चाप काटे। अब Q5R को मिलाकर इसके समांतर,
Q5R को मिलाए और इसके समांतर हम लोग क्या खींचे हैं, Q2 से खींचते हुए QR को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग Q2 से खींचे हैं जो C बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद है अब C को PR के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो PQ को A बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, A बिंदु, तो अतः अभिष्ट हमारा कौन सा हो गया, ये त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे ये हो गया। तो ये है 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 है जो समीकरण दिए उसको आपको हल करना है। तो आसान है, वैसे बहुत कुछ कठिन नहीं है। तो समीकरण आपका दिया है 41x माइनस 17y बराबर 99 दिया है, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण 17x माइनस 41y बराबर 75। देखिए यहाँ पे 17 41 दोनों जगह है, एक में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये अगर सेम रहता तो कट जाता, लेकिन क्या है 17 41 x है और एक में y है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को 17 से गुना कर दो और समीकरण 2 को 41 से गुना कर दो। एक को 17 से तो दूसरे को 41 से। तो इसमें क्या होगा, एक जो है x वाला ये बराबर आ जाएगा तो कैंसिल होगा, तो आप उसको गुना कर देंगे। तो पहले वाले को अगर 17 से गुना करेंगे तो 697 माइनस 279 y बराबर, ये पूरे को करना पड़ेगा तो ये 1683 आएगा पूरे को 17 से। ठीक है, फिर ये नया समीकरण बनेगा 3। अब इसको दूसरे वाले को 41 से गुना करेंगे, सभी को करेंगे, 17 को 41 को और 75 को, तो इसका इतना आएगा, तो ये 4 नंबर समीकरण बनेगा। अब क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है ये बड़ा है, छोटे को उसमें से घटा देंगे, तो मतलब समीकरण 3 को 4 से घटाएंगे, है ना, 4 में से घटाएंगे तो 4 को पहले लिखेंगे, 3 को नीचे, उसमें से घटा रहे तो इसमें क्या होगा, ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा 697। अब 1681 में 279 को घटाएंगे 89 को, तो 1392 y बचेगा। 1392 इधर भी है तो पूरा कैंसिल होगा, लेकिन ये माइनस में है। माइनस में क्यों है, क्योंकि ये 1681 बड़ा है, ये माइनस में था इसके लिए। तो y बराबर -1 आएगा, एक हम एक तो जाएगा लेकिन माइनस रहेगा। तो y के जो मान आया है -1 को किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में इसलिए रखेंगे क्योंकि इसके मान छोटे छोटे हैं, ज़्यादा लंबा टेबल करने की जरूरत नहीं पड़ता, आसान होता है वो, इसलिए छोटे में रखिए आप, कभी भी ज़्यादा बड़े संख्या वाले में मान को ना रखिए। तो वहाँ पे जब रखेंगे y के मान को 17x 41, y -1 था इसलिए यहाँ -1 75, तो 17x 41 माइनस 41 था, ये भी माइनस था इसलिए यहाँ प्लस का 41 हो गया, ये 75। तो 17x अब 45 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 75 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 34। तो x बराबर 34/17, तो 17 दूने 34 होते, तो x बराबर 2 और y बराबर 1। तो ये इसका एकदम सरल आंसर है। अब उसके बाद है 17 का ही दूसरा क्वेश्चन जो है अथवा में था, उसको भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए दो क्या दिया है, यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो सिद्ध कीजिए A का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर बटे B का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर बराबर AC बटे BD होगा। तो आपको ये सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम लोग मान रख लेते हैं, माना A बटे B बराबर C बटे D बराबर K है, तो A बटे B बराबर भी K और C बटे D बराबर भी K, इसका हम लोग मान रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए A निकालेंगे तो क्या होगा, A बराबर वो होगा B गुना K, BK होगा, और C निकालेंगे तो वो DK होगा। तो हमारा LHS जो दिया था हमको, A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बटे B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर दिया था, तब उसमें A की स्क्वायर की जगह हम लोग ये जो बनाए हैं A का मान रखेंगे, BK का स्क्वायर माइनस C का क्या मान है, तो DK का स्क्वायर, नीचे में B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए इन दोनों जगह पे K स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा, B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, तो नीचे में भी B स्क्वायर D स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका पूरा आंसर क्या आएगा, K का स्क्वायर। ठीक है, अब उसका हमारा जो RH था AC बटे BD था, तो इसमें भी हम लोग वही मान रखते हैं, A का मान था BK और C का मान था DK। तो यहाँ पर K कॉमन है, देखिए K का A होकर क्या हो जाएगा, K का स्क्वायर B गुना D होगा, तो B गुना D नीचे भी है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा K स्क्वायर। अब एक नंबर का भी K स्क्वायर आया, LHS सॉल्व किए तो RHS सॉल्व करने पर भी K आ रहा है, तो दोनों क्या है, एक और दो समीकरण से क्या दिखता है हमको, LHS बराबर RHS है, तो इसीलिए क्या होगा, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, 17 नंबर। अब है आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है। तो 18 क्या दिया गया है क्वेश्चन आपको,
यदि एंगल ए मतलब कोण ए, कोण बी और कोण सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन B प्लस सी बटे 2 बराबर कितना होगा, कॉस ए बटे 2 होगा। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, दिया गया है हमको, क्या दिया गया है कि ए बी व सी ABC त्रिभुज के अंतःकोण है। तो अंतःकोण का योग कितना होता है, कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप होता है 180। तो अब उसमें से हम लोग BC का मान निकाल लेंगे। BC का मान क्यों निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में B प्लस C एक साथ दिया है, इसीलिए हम लोग भी B प्लस C निकाल लेंगे पहले ही। ठीक है, तो B प्लस C निकालेंगे तो ये A इधर आके पक्षांतर होगा, तो 180 माइनस A हमारा ये बना लिए। हमारा LHS में हमको क्या दिया था, B प्लस C बटे 2 दिया था, तो B प्लस C का मान यहाँ रखेंगे 180 माइनस A बटे 2। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 इसमें दिया है, मतलब 2 का भाग 180 से भी जा रहा है और इससे भी जा रहा है, तो 180 बटे 2 माइनस A बटे 2 करेंगे तो ये कितना होगा, 180 बटे 2 करेंगे तो 90 होगा, 90 माइनस A बटे 2। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है तो वो कॉस थीटा बन जाता है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस A बटे 2 है, ये थीटा का मान है, तो क्या होगा, साइन का कॉस A बटे 2 बराबर क्या होगा, वो RHS हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आपको अगर लास्ट टाइम में आपके पास समय कम है तो इसके जरिए से आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। और यहाँ पे हर टाइप का एक क्वेश्चन आया था, तो यही आपके एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने का यही ट्रिक है कि आप मैथ्स में हर टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बोला था कि वीडियो के अंत में आपको बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम टिप दूंगा, तो वो एग्ज़ाम टिप है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो कभी भी मैथ्स में क्या होता है, सबसे पहले आपको सूत्र याद करने होते हैं। ठीक है, सूत्र याद करने होते हैं। और दूसरा क्या है, मैथ्स में आप सभी क्वेश्चन को मत पढ़िए, एक बार सूत्र याद कीजिए, उसके बाद हर टाइप का केवल एक क्वेश्चन कीजिए। अगर आपके पास समय कम है, तो मुझे पता है समय कम है, 4 ही महीने बाकी सब सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो क्या कीजिए, मैथ्स के लिए मैं आपको स्पेशल टिप ये देता हूँ कि सभी टाइप के एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए आप एक ही का से हर टाइप का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे आपका जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगा। और उसके लिए आप ये वीडियो को देख सकते हैं, इसमें सभी आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। ठीक है, मैथ्स में सिर्फ 2 चीज़ें होती है, एक होता है सूत्र और दूसरा होता है सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो। और उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जो पिछले क्लासेज जो 7वीं 8वीं 9वीं इनमें जो बेसिक चीज़ें हम लोग सीखे वो भी आपको पता होना चाहिए। और किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हर टाइप का सिर्फ एक क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि मैथ्स में अंक बदल जाते हैं, मैथ्स में अंक बदल जाते हैं लेकिन टाइप वही रहता है, उसका टेक्निक वही रहता है। मैथ्स जो है आप ध्यान रखिए, कभी भी बाकी सब्जेक्ट की तरह याद करने वाली चीज़ें नहीं है, आप इन सब चीज़ को याद नहीं कर सकते, इनको खाली समझने का होता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए, और कौन से प्रश्न को आपको सॉल्व करने में दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो वाकई में कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख कर बताइए। और मैं चाहता हूँ कि आप ये सब अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जो लोग मैथ्स की पढ़ाई अभी तक नहीं किए हैं और एग्ज़ाम आने वाले हैं तो फटाफट इस वीडियो से कम उनके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, और जिन्होंने और भी पढ़ाई करके रखे वो तो पक्का टॉप कर लेंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो उनको भी शेयर कीजिए, इससे क्या होगा, वो भी पास होंगे तो आपको थैंक यू बोलेगा, तो आपको अच्छा लगेगा, तो इससे मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसका PDF भी आपको अगर मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए किस किस को इसका PDF में ये पूरे सॉल्यूशन का आंसर चाहिए, और ये भी लिख कर बताइए जल्दी इसका मैं और क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करवाने वाला हूँ, एक पेपर और सैम्पल पेपर। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि और क्या क्या कौन से क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट है, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल दबा कर रखें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और इसके वजह से मैं आपके लिए अच्छे वीडियो और भी बनाते रहता हूँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए जब तक।